हेलो बी एम एस सेकेंड प्रॉप स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर अगत तंत्र के बारे में, और अगत तंत्र में अभी तक हमने मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के 2 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है अगत तंत्र का, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जिसको हम कहते हैं विष चिकित्सा। इसके हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने देखा डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड इन डेड के अंदर, और लिविंग के अंदर भी एक्यूट पॉइजनिंग और क्रोनिक पॉइजनिंग। ये हमारा पहला टॉपिक था। देन उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था हमारा चतुर्विंशति उपक्रम। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया है चतुर्विंशति उपक्रम। इन दोनों टॉपिक को हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप भी अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हो, ठीक है, अपने रिलेशंस को किस तरह से मैनेज करते हो, तो उसी तरह से जो पॉइजनिंग का केस है उसको आप कैसे मैनेज यहाँ पर करते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब को आना चाहिए। तो पहले इसमें हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले रीड्स क्लासिफिकेशन। रीड्स एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन क्या है तो उसको हम देखते हैं। पहला है डिग्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज ग्रेडेड एज। ठीक है, मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ को जो कॉन्शियसनेस है, मतलब आप अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हो, उसकी डिग्री दी गई है। ठीक है, उसकी ग्रेड दी गई है कुछ, जैसे कि पहला दिया गया ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ठीक, अब देखो, अब जो ग्रेड फर्स्ट है, अभी ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है कि ड्राउजी बट रिस्पॉन्डिंग टू वर्बल कमांड। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट है जिसने पॉइजन का सेवन लिया है, पॉइजन लिया है, तो वो कैसा होगा, वो रिस्पॉन्डिंग करेगा। मतलब जो भी आप वर्बल कमांड दोगे, आप कहोगे हाथ उठाओ तो हाथ उठाएगा, आप कहोगे तो पैर उठाएगा, आप कहो कुछ बोलो तो बोल के दिखाएगा। तो वो होता है ग्रेड 1, जिसमें जो पेशेंट होता है उसने पॉइजन का सेवन कर लिया है, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने पॉइजन का सेवन कर लिया, वो आपकी सारी बातों को ओबे कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे अभी ग्रेड 1 है। ठीक है, अभी इतने साइन और सिम्टम ज़्यादा नहीं देखने को मिले हैं, इतना असर नहीं देखने को मिला पॉइजन में। देन उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड 2 के बारे में। अब ग्रेड 2 में क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस बट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। देखो, यहाँ पर कैसा था, कॉन्शियसनेस में था, लेकिन यहाँ पर कैसा है, अनकॉन्शियसनेस है। ठीक है, लेकिन जो भी आपकी स्टिमुलाई है, मतलब जो भी आप इसको यहाँ पर इसके मतलब आप इसको जैसे कुछ पेन कर रहे हो या फिर इसको कुछ बोल रहे हो, तो वो उन चीज़ को क्या कर रहा है, एक तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, जितने भी एक्शनल स्टिमुलेट दे रहे हो, मतलब एक्शनल स्टिमुली मतलब आप इसको मार पीट रहे हो, ठीक है, इसके हाथ पैर को उठा रहे हो, तो मतलब जो भी कर रहे हो तो उसका वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर आता है ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 में क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्ड टू ओनली वेरी पेनफुल स्टिमुलाई। ठीक है, यहाँ पर देखो, नॉर्मली आप जो भी स्टिमुली वगैरह दे रहे थे, स्टिमुलस वगैरह दे रहे थे, उसका वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कैसे दे रहे हैं, बहुत पेनफुल दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको छोटी सी चैटी काटूँ तो आप आसानी से हाथ हटा लोगे, लेकिन अगर मैं बहुत जोर से चैटी काटूँ तब जाके आप हाथ हटा रहे हो, तो वो कैसी स्टेज कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी ग्रेड 3 स्टेज। फिर एक होती है हमारी लास्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ग्रेड 4 स्टेज। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियसनेस होता है और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, चाहे आप इसमें कितना भी पेनफुल स्टिमुलस दे लो, इसमें पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इससे आप क्या पता करोगे कि जिस भी व्यक्ति ने पॉइजन का सेवन किया है और उसकी कौन से स्टेज के, वो 4th स्टेज के अंदर। जैसे कि हमारे कैंसर के अंदर स्टेज होती है कि कैंसर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, अब फर्स्ट इसके अंदर वही है कि नॉर्मल है, आराम से ठीक हो जाता है। अब सेकंड के अंदर और कुछ साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, थर्ड के अंदर और ज़्यादा मिलते हैं, और उसी तरह से फोर्थ के अंदर और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से भी यहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने पॉइजन का सेवन किया है उसमें ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। वो डिपेंड करता है कि कितने समय तक उसने पॉइजन को लिया है, कितना समय हो गया है, दूसरा कौन सा पॉइजन लिया है, तो इन सभी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। उसके बाद आता है GCS। अभी GCS क्या होता है, ये होता है ग्लासगो कॉमा स्केल। तो ग्लासगो कॉमा स्केल, सर ये क्या होता है, देखो इसमें हम 3 चीज़ अब डिटरमाइन करेंगे, अभी देखते हैं। पहला इसको पढ़ते हैं, टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कोमा आई रिस्पॉन्स मोटर रिस्पॉन्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे आई ओपनिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने पॉइजन का सेवन करते तो उसको हम क्या देखते हैं, आई देखते हैं। देखो, आई ओपनिंग आप आगे आगे भी पढ़ोगे इसमें कि जब भी कोई व्यक्ति डेथ हो जाता है या कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसमें भी हम सबसे पहले उसकी आंखें देखते हैं। तो आंखें देखते हैं कि जो उसकी अपर आई लिड है, ठीक है, वो कहीं डायलेट तो नहीं होगी। अगर वो डायलेट हो जाती है तो उससे हम पता लगा सकते हैं वो व्यक्ति कैसा हो गया, डेथ हो गया है। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, याद रखना। तो अभी हम बात करते हैं आई ओपनिंग के बारे में। तो आई ओपनिंग में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यदि जो आँख की मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो स्पॉन्टेनियस हो रही है, पहले हम यहाँ से नील से लगाते हैं, ये ऊपर से नहीं नीचे से चलते हैं, कि अगर जो आई की ओपनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, नील है, मतलब जीरो है, बिल्कुल आपकी आँख या तो खुली की खुली रह गई या बंद की बंद रह गई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नील, इसको हम बोलते हैं E1।
फिर होता है ऑन पेन, मतलब जो आपकी आंख है वो केवल पेन पे ही खुल रही है तो इसको E2 बोल रहे हैं। ऑन स्पीच, कुछ बोलने पर, हम कुछ बोल रहे हैं तब जाके कह रहे हैं आप आंखें खोल रहे हो, तो E3। और स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब वो नॉर्मली आपकी खुल रही है, ठीक है, नॉर्मली आके आपकी खुल रही है, बंद हो रही है, तो E4 बोलेंगे, वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या है, बोलने पर आके खुल रही है या फिर कुछ स्पॉन्टेन नॉर्मली आके खुल रही है, तो ये सारे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्कोर दे दिया कि E1 E2 E3 E4, ये स्कोर हम देते चले गए। उसी तरह मोटर रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब देखो दो प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं, एक सेंसरी रिस्पॉन्स जो उस चीज़ को आप सेंस करते हो, बाहर की जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, और एक होता है मोटर रिस्पॉन्स जिसके अगेंस्ट आप फिर जो सेंसर रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अगेंस्ट जो आप काम करते हो, ठीक है। अब इसमें जैसे पहला होता है नील, कि अगर आप कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो, मैं आपके थप्पड़ मार रहा हूँ, झापट मार रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, तो मैंने आपको स्कोर दिया M1। लेकिन अगर आप केवल एक्सटेंशन कर पा रहे हो, ठीक है, देखो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो है, जैसे मेरे एल्बो जॉइंट है, मैं ऐसे एल्बो जॉइंट को ऐसे खोल देता हूँ तो ये फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको पास लाता हूँ तो ये एक्सटेंशन हो जाता है, मैंने इसका अपोजिट बोल दिया शायद। देखो फ्लेक्शन होता है पास और एक्सटेंशन होता है ऐसे खोलना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक्सटेंशन कर पा रहा है हाथ को तो M2 है, फ्लेक्शन कर पा रहा है तो M3 है। अगर लोकलाइजेशन मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को हिला पा रहा है जिसको आप कह रहे हो तो M4 है, और भी अच्छी बात है। और ओबे कमांड, जो भी आप कह रहे हो वो चीज़ जो भी मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है, M5। तो आप बोल रहे हो हाथ को उठाओ, हाथ उठा पा रहा है, आप कह रहे हो आंखों को बंद करो, खोलो, ठीक है, और नेक को इधर करो, घुमाओ, तो वो सब कर पा रहा है, तो हमने इसको स्कोर दिए M5। तो यहाँ पर कितने स्कोर दिए थे, E4 तक स्कोर दिया था, और M के अंदर 5 तक स्कोर हमने यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद आता है वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर पहला आता है नील, मतलब अगर वो कुछ वर्बली कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। फिर होता है इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, नाप शनाप, ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। और इररिलेवेंट भी यही होता है कि वो इररिलेवेंट मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप मतलब आप कुछ और पूछ रहे हो वो बता कुछ और रहा है, इस तरह से, ठीक है। फिर होता है कन्फ्यूजन वगैरह हो रही है उसको कुछ सोचने में, बोलने में। और ओरिएंटेड है, ठीक है, और ओरिएंटेड मतलब जो पूछ रहे हो वो बता रहा है, तो वो ओरिएंटेड होगा। यहाँ पर भी हमने 5 लेवल तक दिए गए। तो टोटल कितना स्कोर हो गया, 4 + 5 + 5, तो टोटल कितना स्कोर हो गया, 14 स्कोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, द कॉमा स्कोर E+M+V, जैसे EMV आपने पढ़ा होगा बोल्ट के अंदर, ठीक है। तो EMV याद रखना है, E मतलब आई ओपनिंग, M मतलब मोटर रिस्पॉन्स, और V मतलब वर्बल रिस्पॉन्स। तो ये वेरीज फ्रॉम 3 to 14, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो ये वेरी करते रहते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर वेरी करते हैं भाई, वो डिपेंड करेगा ना कि वो व्यक्ति ने कितना विष का सेवन किया है, कितना पॉइजन लिया है, कितने अमाउंट में और कितनी देर तक लिया है, ठीक है। तो इसमें जो ये हमारा EMV का स्कोर है वो वेरी करता है। अगर किसी में जो 14 आ रहा है तो मतलब वो सबसे बेस्ट कंडीशन है। अगर किसी के अंदर केवल 3 आ रहा है, 3 कैसा होगा, V1 होगा, इसका M1 होगा और E1 होगा, तो ये क्या होता है, ये सबसे बेकार होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप ना ही कोई अपनी आई को मूवमेंट कर पा रहे हो, ना ही कोई मोटर रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, और यहाँ पर ना ही कोई वर्बल रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, तो सबसे बेकार कंडीशन होती है। यानी सबसे कम स्कोर रहेगा तो सबसे बेकार कंडीशन है, और सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा तो सबसे अच्छी कंडीशन मानी जाती है। उसके बाद लोअर द स्केल मोरिस लेवल ऑफ द कोमा, मतलब जो स्केल का लेवल जितना ज़्यादा कम होगा, मान लो 3 होगा 4 होगा, तो उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, कोमा की तरफ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो GCS मेथड है ना, वो हमने किस लिए डिटरमाइन करा है, ये डिटरमाइन करा है कि टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कोमा, मतलब वो व्यक्ति कोमा में है या नहीं है वो डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करोगे, वो आप GCS के स्कोर के बेसिस पर डिपेंड करोगे, ठीक है। अगर GCS का स्कोर मानो 3 आता है, 4 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि नील नील नील, मतलब ना आई मूवमेंट हो रही, ना मोटर मूवमेंट हो रही, ना वो ना वर्बल रिस्पॉन्स हो रहा है, तो व्यक्ति कहाँ की ओर जा रहा है, कोमा की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप GCS मेथड से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कोमा की कौन सी स्टेज ऑफ कोमा को, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, अब इस पॉइजनिंग के हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, पॉइजन की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं एम क्या होता है, टू रिमूव द अनएब्जॉर्ब पॉइजन। देखो जो आपने पॉइजन लिया है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी ना हुआ, जैसे अभी मान लो किसी ने पॉइजन लिया है तो ऑब्जॉर्व होने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो स्टमक के अंदर जो भी आपका फूड होता है उसको पचने के में कम से कम 4 से 6 घंटे लगते हैं। तो उसी तरह से जो भी पॉइजन अगर कोई ऑरली इंजेक्शन करता है तो उसको भी पचने में कई कुछ घंटे लगेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे कि आप जो पॉइजन अभी एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है उसको आप कह रहे क्या करो, रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव करोगे, वोमिटिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ मेथड्स है वो हम देखेंगे। देन उसके बाद टू ट्रीट एंड एक्सक्रीट द एब्जॉर्ब पॉइजन, पहला था कंडीशन क्या थी कि अनएब्जॉर्ब था, इसको रिमूव कर दो। फिर दूसरी कंडीशन आती है अगर पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया तो उसको आप ट्रीट करोगे और वो अपनी बॉडी से किडनी के थ्रू या लीवर के थ्रू इसको एक्सक्रीट आउट करा दोगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। पहला आता है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक, और दूसरा आता है एंटीडोट का प्रयोग करना है, तीसरा आता है एलिमिनेशन करता है एब्जॉर्ब पॉइजन को, चौथा आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम के आधार पर, ठीक है, जिस तरह के आपको सिम्टम दिख रही है, आपको पेन हो रहा है तो उसके आधार पर ट्रीटमेंट कर दोगे, ठीक है, आपको नींद आ रही तो उसके आधार पर ट्रीटमेंट कर दोगे, उस तरह से। जनरल केयर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, जनरल केयर ऑफ पेशेंट्स हमें लास्ट में करनी है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट से पहला क्या आता है कि रिमूव ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर 4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है इनहेल पॉइजन, कि मान लो किसी ने भी इनहेल कर लिया। भाई इनहेल कैसे करोगे, या तो मान लो कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर जो भी इंडस्ट्री वगैरह से बहुत ज़्यादा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हो, उसकी वजह से वहाँ पर इनहेल कर रहे हो और वो इनहेल कर लिया है, तो ये सब इनहेल पॉइजन के अंदर आते हैं, ठीक। दूसरा होता है इंजेक्टेड पॉइजन, मतलब किसी ने इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में पॉइजन को एंटर कर दिया है। तीसरा होता है कॉन्टैक्ट पॉइजन, मतलब किसी फ्लावर के, प्लांट के, ठीक है, ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो आपकी बॉडी में चला गया है। फिर चौथा होता है इंजेस्टेड पॉइजन, ठीक है, इंजेस्टेड पॉइजन, इसके अंदर क्या आता है इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग आता है और गैस्ट्रिक लवाज आता है, ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक लवाज। तो गैस्ट्रिक लवाज में स्पेशली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ एंटीटोड। देखो इन सभी को हम देखने वाले हैं, ये मैंने ओवरव्यू कर दिया है कि किस तरह से आपको भी ये करना है। तो यूज ऑफ एंटीटोड के अंदर एक फिजिकल एंटीटोड आता है, और फिजिकल एंटीटोड के अंदर कैसे आते हैं, डीमल्सेंट आते हैं, बल्कि फूड्स आते हैं और एक्टिवेटेड चारकोल आती है। सभी को एक एक करके समझेंगे। इसके बाद फिजिकल बाद केमिकल एजेंट आते हैं, और फिर फार्माकोलॉजिकल आते हैं, जिसको हम फिजियोलॉजिकल एंटीटोड भी कहते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स आते हैं, यूनिवर्सल एंटीटोड आता है, और हाउस होल्ड एंटीटोड्स आता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। जो पॉइजन एब्जॉर्ब हो चुका है उसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, परगेशन करके, ठीक है। इसमें बहुत सारे हम द्रव्य का यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत सारे मेडिकेशन का यूज़ करेंगे, जिससे हम परगेटिव के थ्रू, मतलब परगेशन के थ्रू, डायरिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे। दूसरा था फोर्स डायरोसिस से निकाल देंगे, यूरिन के थ्रू निकाल देंगे, या स्वेटिंग के थ्रू निकाल देंगे, या फिर लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म करा के बॉडी से बाहर निकाल देंगे। क्या हीमोडायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस क्या है, आपने पढ़ा होगा कि पहले जब हमारी बॉडी में अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिल्टर नहीं हो पाता है, तो वह एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जो कि आपके यहाँ पर जो भी सिफेलिक वेन वगैरह होती है, या जो हाथ में जो कोई सी वेन वगैरह से आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम के आधार पर। देन उसके बाद जनरल केयर, ठीक है। एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे ना, वो देखेंगे हम रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइजन है वो कौन सा पॉइजन है, वो रहने वाला है इनहेल पॉइजन। तो देखो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। अगर आपसे 5 नंबर में कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, तो जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा वही आपको लिखनी है, ठीक है। मतलब ऐसा पॉइजन जो कि अभी ऑरली लिया गया है, वो अभी उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसको किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। जैसे पहला पॉइजन है इनहेल पॉइजन। अब इनहेल पॉइजन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ऑटोमोबाइल एग्जस्टेड हो गया, वो सब एक पॉइजन की तरह काम करते हैं। इनमें क्या करता है, रिमूव द पेशेंट टू ओपन एटमॉस्फेयर। मतलब जिस व्यक्ति ने, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर एक बार ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, आपकी बॉडी जो दम है वो घुटने लगेगा, रेस्पिरेटरी रेट में से चौकसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो ये इंश्योर कर लेना है कि जो इसका एयरवे है, जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, वो क्लियर होना चाहिए। एंड अगर जरूरत पड़ रही है तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन भी देना पड़ता है। देखो नॉर्मली सीपीआर वगैरह का केस आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, आप जब सीपीआर देते हो, माउथ से माउथ टू सीपीआर देते हैं ना, माउथ से माउथ मतलब कहीं ना कहीं इसको ऑक्सीजन देते हैं। क्यों, आपको कहीं ना कहीं जो हार्ट फेल हो जाता है तो उसमें हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और इसमें भी क्या हो रहा है कि सीओ की वजह से, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, तो इस पॉइजनिंग की होने की वजह से आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अगर वो सीवियर कंडीशन हो जाती है तो आपको मैनुअली भी दे सकते हो, और जो मशीन वगैरह का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। देखो आपने कुछ केसेस ऐसे सुने होंगे कि कुछ व्यक्ति रात में लकड़ी जलाकर या उपले जलाकर तापते तापते वहीं पर सो गए, और सुबह उठ के देखा तो उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने का कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाई। ठीक है भाई, एक कमरे, जैसे मैं एक कमरे में बंद हूँ या एक कमरे में आप पढ़ रहे हो, उसमें अगर मैं रात में कुछ ऐसे लकड़ी वगैरह वुड वगैरह जला देता हूँ तो वो क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इस कमरे में बढ़ा देंगी और ऑक्सीजन का लेवल कम कर देंगे, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर दम घुट के आपकी मृत्यु हो सकती है। तो वो भी प्रकार के यहाँ पर पॉइजन देखी जाती है। तो उस केसेस में आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, तो सब आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन दे सकते हो और ऑक्सीजन वगैरह दे सकते हो।
देन उसके बाद आता है इंजेक्टेड पॉइजन। अब इंजेक्टेड पॉइजन कैसे, कि मतलब आपकी बॉडी में पॉइजन को इंजेक्टेड किया गया हो। अब इंजेक्टेड कैसे कर सकते हैं, या तो कोई स्नेक वगैरह कर सकता है या कोई इंसेक्ट वगैरह कर सकता है, ठीक है। और उस केस में आपको क्या करना है, यूज ऑफ टॉर्निकेट। टॉर्निकेट क्या होता है, जब भी आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो ऊपर जो बांधा जाता है ताकि आपकी जो वेन है वो दिखे, अर्थात वहाँ से ब्लड निकाला जाता है, वही टॉर्निकेट होता है, ठीक है। अब टॉर्निकेट को हम आयुर्वेद में अरिष्ट बंधन भी कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर दूसरा क्या करा, इंसिजन एंड सक्शन कर सकते हैं। तो इंजेक्टेड पॉइजन में पहला क्या है कि आप टॉर्निकेट बांधो, जैसे कि आपने चतुर्विशति उपक्रम के अंदर देखा था कि जब भी आपको कोई इंजेक्ट वगैरह स्नैक वगैरह खाते हैं तो 4 अंगुल ऊपर आपको अरिष्ट बंधन बांध देना है। दूसरा क्या बताया था, इंसिजन एंड सक्शन, मतलब वहाँ पर कट लगा देना है और वहाँ को सक करना है उसको, तो उसको हम उत्कर्षण और अचूषण भी बोलते हैं। और उसके बाद आइस पैक एंड मे बी अप्लाइड, और आइस पैक भी वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जब भी कोई आपको इंसेक्ट वगैरह काटता है तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, ऊष्म सा गर्म सा आपको दिखता है, तो इसलिए आइस थेरेपी भी आप इसमें कर सकते हो। देन इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग। तो कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग कैसे, जैसे स्किन वाउंड नेचुरल ओरिफाइज वॉश द एरिया विद वाटर और स्लिप सोप एंड वाटर। देखो सिंपल सी बात है, कॉन्टैक्ट पॉइजन मतलब कोई भी ऐसे प्लांट वगैरह ड्रग्स वगैरह है जो पॉइजन, अगर आप उसमें कॉन्टैक्ट में आ जाते हो, नॉर्मली ऐसे हमारी स्किन ही कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऐसे कॉन्टैक्ट के फ्लावर की कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक, जो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर द्रव्य गुण के अंदर बहुत सारे प्लांट देखोगे जिनमें बहुत सारे प्लांट की कुछ पत्तियाँ होती है, कुछ इनकी रूट होती है जो कैसी होती है, पॉइजनस होती है। अगर आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी जो स्किन है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तो ये मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मेजर तो नहीं है, माइनर माइनर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो उसमें आपको क्या करना है, बार बार अपना जहाँ पर भी कांटेक्ट कर रहा है वो पॉइजन, उसको बार बार धोना है, रब करना है, ठीक है। कैसे करना है, सोप से, पानी से, इस तरह से। देन उसके बाद है इंजेस्टेड पॉइजन। अब मतलब जो भी पॉइजन आपने इंजेस्टेड कर लिया है, ठीक है, जो भी पॉइजन आपने खा लिया है, चाहे आपने होमिसाइडल हो चाहे सुसाइडल हो, ठीक है, या एक्सीडेंटल हो, कैसे भी अगर आपने पॉइजन खा लिया है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या कराना है, वोमिटिंग कराना है। अब वोमिटिंग किससे कराना है, कौन कौन से यहाँ पर ड्रग्स यूज़ करनी है, वो सब देखेंगे। देन उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है गैस्ट्रिक लवाज। अब गैस्ट्रिक लवाज में क्या करते हैं, जो भी स्टोमक के अंदर वो दवाई गई है, जो पॉइजन गया है, उसको एक ट्यूब के थ्रू पूरी आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग को इंड्यूस करा रही है। अब कैसे, देखो पहले हम इंडिकेशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वोमिटिंग कुछ इंडिकेशन है, एनी इंजेस्टेड पॉइजन विद इन 4 to 6 आवर, मतलब जो भी पॉइजन को इंजेस्टेड किया गया, खाया गया है, तो वो कम कितना टाइम होना चाहिए, 4 से 6 घंटे होना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो पॉइजन अनएब्जॉर्ब रहता है। क्योंकि मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आप रिमूव कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, अनएब्जॉर्ब पॉइजन होना चाहिए, ठीक है। और अनएब्जॉर्ब कब तक रहेगा, जब तक आपकी बॉडी में 4 से 6 घंटे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो 4 से 6 घंटे ज़्यादा हो गए तो वो पॉइजन कैसा माना जाएगा, एब्जॉर्ब माना जाएगा। 3, 4, 4, 5 घंटे माना रहेगा तो हम मान सकते हैं कि वो पॉइजन कैसा है, अभी तक अनएब्जॉर्ब है। तो उस केस में आप यहाँ पर इस इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग को करा सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो करोजिव एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब ये जो करोजिव है, मतलब जितने भी एसिड है, अगर वो करोजिव एसिड किसी ने लिया है, इंजेस्टेड किया है, तो उसमें आप यहाँ पर वोमिटिंग नहीं कराओगे। क्यों नहीं कराएंगे सर, क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है वो होता है खुद करोजिव। देखो करोजिव कैसा होता है, वो आपकी जीआईटी को इरिटेंट करता है। आपकी जीआईटी है, पूरा जो आपका जो फूड पाइप है, ठीक है, ईसोफेगस है, उसको क्या कर देगा, बिल्कुल इरप्ट कर देगा, ठीक है, उसको एक तरीके से जला देगा। तो इसलिए इसमें जो करोजिव है, क्योंकि करोजिव हम पढ़ चुके हैं पहले ही, करोजिव कौन कौन से करोजिव होते हैं, क्या करोजिव की डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। अब करोजिव में केवल आप कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर किसी व्यक्ति ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो आप वोमिटिंग करा सकते हो। लेकिन जो और करोजिव के एग्जाम्पल होते हैं उनमें से कोई लिया है तो आप करोजिव नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो आपका जो ईसोफेगस है इसको इरप्ट कर देगा, उसमें अल्सरेशन वगैरह कर देगा। देन उसके बाद कन्वर्जन, कोमा और चिल्ड्रन। देखो कि किसी को कन्वर्जन आ रहे हो, ठीक है, कोमा हो या बच्चे हो, तो इनमें भी आप नहीं करा सकते। देखो पहला कन्वर्जन है, कहीं कन्वर्जन में तो आप क्या ही कराओगे। दूसरा होता है कोमा, मतलब कोमा है मतलब अनकॉन्शियसनेस है, जब व्यक्ति अनकॉन्शियसनेस है तो वोमिटिंग कैसे करेगा। दूसरा होता है चिल्ड्रन, अब भाई छोटा बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं होती कि वो कैसे उल्टी करेगा कैसे नहीं, इतना समझेगा नहीं वो चीज़ को। देन दूसरा होता है पेट्रोलियम डिस्टिलेट।
अगर किसी ने जैसे पेट्रोलियम हो, जैसे कैरोसिन का तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, अगर किसी ने वो पी लिया तो भी आपको वहाँ पर वोमिटिंग नहीं करानी है। वोमिटिंग क्यों नहीं करानी है? क्योंकि जो इसके फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से इसकी जो स्मेल्स वगैरह होती है, फ्यूम वगैरह होती है, वो आपके ब्रेन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कार्डियो रिस्पायरेटरी डिजीज, ठीक है, या तो आपको हार्ट रिलेटेड या आपको रिस्पायरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मान लो आपके लंग्स बहुत वीक है, आपको लंग्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, या आपके हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो उनमें कहीं ना कहीं प्रेशर लगेगा जो आपको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, तो उनमें आपको नहीं कराना है। फिर होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मतलब चांस ऑफ अबॉर्शन। भाई कभी भी आप जब उल्टी करते हो तो ध्यान करना है, जब आप उल्टी करते हो तो जो आपका एब्डोमेन है, आपका जो पेट है, वो कहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है, तब जाके आप ऊपर की ओर प्रेशर लगाते हो। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक चीज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लगाती है। जैसे मैं पेज को जितनी प्रेशर से दबा रहा हूँ, वो पेज भी मुझे उतनी प्रेशर से ही ऊपर की ओर प्रेशर दे रहा है। अब जिस तरह से मैं ऊपर की ओर जितना प्रेशर लगाऊंगा उल्टी करने के लिए, उतना प्रेशर नीचे की ओर भी लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रेगनेंसी भी हो सकती, मतलब चांस ऑफ अबॉर्शन भी हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं कराना चाहिए। फिर इसके बाद आता है मेथड मैकेनिकल इरिटेशन, ठीक है। अब मतलब किस तरह से आप इसको वोमिटिंग को इंड्यूस करा सकते हो, तो वो मैकेनिकल है। आप अपनी 2 उंगली का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे मुंह में जैसे सुबह सुबह डालते हैं ना उल्टी करने के लिए, या फिर कुछ प्लांट्स की कुछ डेंटल वगैरह होती है, नीम की दातन से भी आप कर सकते हो, या कंद वगैरह होती है जो सुगंधित कंद होती है, जो आचार्य चरक ने भी बताई है, ठीक है, तो इनसे आप करा सकते हो। फिर आता है कुछ इमेटिक एजेंट। अब इमेटिक एजेंट का कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बताई गई है, कुछ औषधियाँ बताई गई है। पहले बताया गया प्लेन वार्म वाटर, नॉर्मल आप गुनगुने पानी से भी उल्टी कर सकते हो, ठीक है, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए वीक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को आप पिला सकते हो, उससे वो यहाँ पर उल्टी कर सकते हैं, या वोमिटिंग को आप यहाँ पर इंड्यूस करा सकते हो। फिर उसके बाद भी अगर काम नहीं बनता है तो 15 से 20 ग्राम मस्टर्ड पाउडर, 1 गिलास पानी में आपको 15 से 20 ग्राम मस्टर्ड पाउडर को दे देना है, ठीक है, जिससे भी आपको उल्टी हो जाती है। जो भी सुटेबल आपको लगता है, जो भी अवेलेबल होता है, उनसे आप यहाँ पर वोमिटिंग करा सकते हो। मेन आपका काम क्या है यहाँ पर? मेन एम है आपका यहाँ पर वोमिटिंग को इंड्यूस कराना। कैसे भी कराओ, ठीक है, जैसे आप कर सकते हो। अब 15 से 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो घर का नमक होता है, ये तो नॉर्मल यार सभी ने करा होगा कि जब भी आपको यहाँ पर उल्टी करनी होती है तो नॉर्मली 1 से 2 चम्मच भर के 1 गिलास पानी में नमक पियो, फिर देखो किस तरह से आपको यहाँ पर भर भर के उल्टियाँ होती हैं, ठीक है। और या फिर 1 से 2 ग्राम जिंक सल्फेट। देखो ये 15 से 20 ग्राम मस्टर्ड पाउडर होता है, 15 से 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट होता है, लेकिन जो जिंक सल्फेट होता है वो कैसा होता है? 1 से 2 ग्राम होता है। याद रख लेना, जेड के बाद कैसे आता है? आई आता है। आई बिल्कुल 1 की तरह है, तो 1 से 1 से 2 ग्राम, ठीक है, 1 गिलास पानी में आप इसको पिला सकते हो, ठीक। देन अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लवाज के बारे में। देखो अभी हमने 2 के बारे में बात करी थी ना, कि जो भी इंजेस्टेड पॉइजन है, मतलब जो भी आपने पॉइजन को इंजेक्शन किया है, या तो आप इसमें इंड्यूस करा सकते हो वोमिटिंग, या गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हो। गैस्ट्रिक लवाज में क्या है? इसको हम स्टोमक वॉश भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो भी पॉइजन आपकी स्टोमक में गया है, अब आप क्या करोगे? पूरे स्टोमक को वॉश कर दोगे और वो पॉइजन भी आपकी स्टोमक से बाहर निकल जाएगा। इंडिकेशन क्या है? वही है कि जो पॉइजन होना चाहिए वो अनएब्जॉर्ब रहना चाहिए, यानी 4 से 6 घंटे के अंदर की ये बातें होनी चाहिए। देन उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? वही है कि कॉरेजिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस कॉरेजिव में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बात बन जाएगी, चल जाएगा। देन उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज। अब इसमें कैसे कहते हैं? देखो गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब होती है, इसको बोया या फिर इवाल ट्यूब भी हम कहते हैं, जो कि 1 से 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, 12 से 7 मिलीमीटर चौड़ी होती है, और ये कैसे होती है? रबर ट्यूब होती है। फिर इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसका जो फनल एंड होता है, जो माउथ एंड होता है, वो कैसा होता है? फनल एंड इसको हम बोलते हैं। फनल क्या होता है? जो फ्यूल होता है, जैसे बाइक वगैरह में अगर आपने डलवाया होगा, या अगर आप गांव की साइड से हो तो इंजन वगैरह में जब आप तेल डालते हो तो फनल का यूज़ करते हो। जैसे एक सक्शन वाल्व होता है, ठीक है, एक स्टोमक एंड होता है, एक रबर ट्यूब होता है। अब इनको मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसा होता है कैसा नहीं। देखो ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, अगर आपको सही से दिख रहा है तो इसमें, ठीक है, लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये पूरा ये जो यहाँ से ऐसे जा रही है ना, जो ये क्या है? आपका ईसोफेगस दिख रहा है, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर जो एक ट्यूब दिख रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है? एक ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब जा रही है, आपको दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। तो ये कौन सी ट्यूब है? तो यही रबर ट्यूब है, जिसको हम गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब कहते हैं, या फिर एवाल ट्यूब कहते हैं, ठीक है, रबर ट्यूब कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो रबर ट्यूब जा रही है, तो ये गई यहाँ पर रबर ट्यूब, जो कि आपकी स्टोमक तक पहुँच गई। तो अब यहाँ पर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं माउथ गिग। अब इस माउथ गिग को क्या करते हैं? आपके माउथ में रख देते हैं, ताकि आप इसको काट ना पाए, ठीक है, आप इसको काट ना पाए, इसको हम बोलते हैं माउथ गिग, ठीक। और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका सक्शन बल्ब, ठीक है, ये होता है सक्शन बल्ब।
अब ये क्या होता है, ये यहाँ पर कैसे होती है, फनल शेप होता है। तो इसमें हम कब करते हैं, जब भी आपको ये जो स्टोमक का कंटेंट है, स्टोमक का फ्लूइड है, जब वो आपको बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पर आप इसको रबर ट्यूब से या इसको हम गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब से हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो इतना अच्छा आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे एक बार देखोगे गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। या फिर जो बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको वो जरूर किसी न किसी के इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैंने अपने टाइम पे करी थी तो मुझे भी देखने को मिला था, जो एक फूड पॉइजनिंग का केस था। फूड पॉइजनिंग के केस में वहाँ पर आपका जो भी स्टोमक का कंटेंट है वो बाहर निकालना था, ठीक है। और जो जो मैंने जब देखा था वो पेशेंट भी कैसा था, ड्रिंक किड था, मतलब कहीं ना कहीं उसने अल्कोहल ले रखी थी और वो बिल्कुल भी होश में नहीं था, ठीक है। फिर भी हम वहाँ पर उसमें ट्राई कर रहे थे कि उसका जो भी स्टोमक कंटेंट है, स्टोमक फ्लूइड है, उसको बॉडी से हम बाहर निकाल सके, ठीक है। तो एक बार आप जरूर इसको यूट्यूब पर डाल के देखना कि किस तरह से गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब को हम गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब को डालते हैं, इंसर्ट करते हैं और किस तरह से इस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और इस भी देखते हैं, प्रिकॉशन देखते हैं इसमें कि पेशेंट शुड बी सेमी प्रोन टू द लेफ्ट साइड। अब देखो दो पोजीशन होती है, एक होती है प्रोन पोजीशन, एक होती है सुपाइन पोजीशन। अब देखो जैसे नाम से क्लियर है कि प्रोन मतलब पेट के बल, पी मतलब प्रोन, पी मतलब पेट के बल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा पेट के बल नहीं लेटना है, यहाँ पर केवल आधा लेटना है। जैसे आप कलवट लेके लेटते हो ना कि लेफ्ट साइड पे कलवट ले ले, वही वाली साइड है। मतलब पेशेंट शुड बी सेमी प्रोन और प्रोन टू द लेफ्ट साइड, मतलब आपको उल्टे हाथ पे कलवट लेके सोना है, ठीक है। इस तरह से समझो। हेड शुड बी लोअर देन द हिप्स, ठीक है। अगर आप किसी मतलब जैसे मान लो आप नॉर्मल ऐसे सीधे लेटे हो, ठीक है, नॉर्मल सीधे लेटे हो, तो ऐसा नहीं है आपने यहाँ पर तकिया वगैरह लगानी है। तो अपने सिर पे कोई तकिया वगैरह नहीं लगानी है, क्योंकि आपको वो क्या करना है कि उल्टा वो स्टोमक कंटेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप तकिया लगा लोगे अपने सिर पे तो वो इतना आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जैसे आपको यार सिंपल भाषा में ऐसे समझो, जैसे पाइप है, ठीक है। अब मान लो इस पाइप से पानी मैंने भर दिया, अगर मैं ऐसे करूंगा तो पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ कर दूंगा तो पानी आराम से निकल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ तकिया लगा दूंगा तो पानी नहीं निकलेगा। अगर तकिया नहीं लगाऊंगा, जैसे मान लो कि नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल कोई व्यक्ति है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको सिर वाले को ऐसे झुका दूंगा तो आसानी होगी ना सारा कॉन्टेंट निकलने में। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बात कर रही है, ठीक है। तो इंश्योर क्लियर एयरवे, ठीक है। तो इसका जो एयर वे वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एंड डी नेचर इफ एनी शुड बी रिमूव्ड, माउथ गैग शुड बी ऑलवेज यूज। माउथ गैग क्या है, वही है कि जो पेशेंट है, वो जो व्यक्ति है, वो उस आपकी रबर ट्यूब को काट ना ले, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको मुंह में एक माउथ गैग को रखा जाता है, जो मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया, सॉरी फोटो में दिखाया था। इंश्योर डेट द ट्यूब इज इन द स्टोमक ओनली, और ये भी इंश्योर कर लो कि जो स्टमक है, स्टमक में वो ट्यूब है। कैसे करोगे, देखो जब वो जो फनल वाला था वहाँ पर आप क्या करोगे, एक इंजेक्शन के थ्रू, मतलब जो भी सिरिंज है, इंजेक्शन है जो सिरिंज है, उसमें आप यहाँ पर एक नॉर्मली ऐसे पंप करोगे, मतलब गैस से यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। नॉर्मल अब मैं यहाँ पर तो दिखा नहीं सकता। जैसे मान लो ये है कि ये मान लो ये क्या है, ये सिरिंज है, अब ये हमारा ट्यूब है। तो इस ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे एक खाली इंजेक्शन ब्लो कर देंगे। तो और फिर उसके जो स्टोमक है उसके ऊपर हम स्टेथोस्कोप रखेंगे और देखेंगे कि वो जो हमने वो हवा इस सिरिंज से मारी है, वही हवा आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। तो इससे आप यहाँ पर इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यार जो क्लिनिकल में आपको समझ में आती है। देखो क्लिनिकल समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे BMS के बाद केवल अपना क्लिनिकल स्टडी करना चाहते हो तो अभी से हॉस्पिटल ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम हाँ, फर्स्ट वॉशिंग शुड बी विद द प्लेन वाटर एंड यूजिंग 100 से 2 ml ऑफ वाटर एंड दिस सैंपल इज टू बी सेंट केमिकल एनालिसिस। मतलब जो 100 से 2 ml जो पहले निकलेगा तो उसको हम यहाँ पर एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। एंड कंटिन्यू स्टोमक वॉश टिल द कलर ऑफ द इनगोइंग एंड आउटगोइंग फ्लूइड इज सेम एंड पिंच द ट्यूब बिफोर द रिमूविंग एंड इन एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब एनी रबर ट्यूब। ये नॉर्मल सी बातें बताई गई है कि जब गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब ना हो तो कोई अदर ट्यूब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इन चिल्ड्रन इट इज़ डन, देखो कर तो कोई भी सकते हो, बस इसकी लेंथ का और चौड़ाई का, ठीक है, वो ध्यान रख लेना। ऐसा ना हो आप स्टोमक के भी बाहर आप उस ट्यूब को ले जाए या स्टोमक की ट्यूब बहुत ज़्यादा मोटी ले जाए, तो ये उसे आपको देखना है। इन चिल्ड्रन इट इज़ डन यूजिंग रियल ट्यूब। अब चिल्ड्रन में यूज़ करोगे तो इसको हम रियल ट्यूब्स कहते हैं या फिर रबर कैथेटर्स कहते हैं, जो कि 20 से 50 ml सिरिंज टू पुश और इन द आउट ऑफ द चिल्ड्रन 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ही बताया गया है।